Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture number 31 of Introduction to Management MGT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. Remember, in lecture number 30 we discussed topics from chapter number 16, and the topics were leaders and leadership and the early theories in leadership. और आज देखते हैं कि आज हमने क्या कवर करना है. Today we'll be starting early with the chapter number 16, and we will complete the remaining two topics. Some of the early theories of leadership are still to be covered, and then we will talk about contemporary views in leadership. And then after this we will start with chapter number 17. And the chapter number 17 is about controlling, whereby we will discuss what is control, and then we will discuss the control process. Remember, chapter number 16 is about managers as leaders. So first we are starting with the path goal theory. Path goal theory states that leader's job is to assist his or her followers. यानी कि लीडर का काम क्या है? अपने फॉलोअर्स को, यानी जिनको वो मैनेज कर रहा है या जो उसको फॉलो कर रहे हैं या जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनको असिस्ट करना है, उनको हेल्प आउट करना है. किस चीज़ में? इन अटेनिंग द गोल्स, ताकि वो लोग अपने गोल्स अचीव कर सकें. एंड टू प्रोवाइड डायरेक्शन और सपोर्ट, और उनको गाइडेंस देना और सपोर्ट देना टू इंश्योर देयर गोल्स आर कंपैटिबल विद दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि वो लोग जो उसके फॉलोअर्स हैं उनके गोल्स में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में एक मैच क्रिएट हो सके, एक कंसिस्टेंसी क्रिएट हो सके, एक बराबरी क्रिएट हो सके. तो पाथ गोल थ्योरी यानी कि एक पाथ डिफाइन करना, एक रास्ता मुतय्यन करना लीडर की तरफ से अपने फॉलोअर्स के लिए, एक गाइडेंस कर देना, एक डायरेक्शन देना, एक पाथ डिफाइन करना, ताकि जो फॉलोअर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो अपना गोल अचीव कर सकें. और ताकि एक और चीज़ कि जो उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनमें एक हार्मनी क्रिएट हो सके, एक कंसिस्टेंसी क्रिएट हो सके. देखें, हर मैनेजर का जो रोल है वो, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी कहा कि मैनेजर जो होता है वो लीडर होता है. यानी मैनेजर में एक खुसूसियत जो होती है वो लीडर की होती है. और लीडर के मतलब हमने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि लीडर वो होता है जो अपने अंडर या अपने फॉलोअर्स को, जो उसके साथ काम कर रहे हैं या जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है. और उसके पास कोई अथॉरिटी होती है जिसके थ्रू ये पावर्स वो एक्सरसाइज करता है या जिनको इस्तेमाल करता है. सो मैनेजर का काम अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करना है, एक तरह से उनके लिए डायरेक्शन मुतय्यन करना है, ताकि एक हार्मनी क्रिएट हो सके उनके इंडिविजुअल गोल्स में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में. अब जो पाथ गोल मॉडल है ये 4 किस्म के लीडर्स की बात करता है. लीडर्स एज्यूम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एट डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. कि जो मैनेजर है या जो लीडर है वो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को अडॉप्ट करता है सिचुएशन के मुताबिक. और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक स्टाइल जो है
वो ऐसा नहीं है कि जो हर सिचुएशन में काम आ सके। सो एज अ लीडर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हर लीडर को सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना है। कोई भी ऐसा लीडरशिप स्टाइल नहीं है जो तमाम सिचुएशंस के अंदर आपको सपोर्ट एज अ लीडर दे सके। सो वो 4 स्टाइल्स जो इस थ्योरी के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं वो कौन से हैं? डायरेक्टिव लीडर, सपोर्टिव लीडर, पार्टिसिपेटिव लीडर एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। सबसे पहले है डायरेक्टिव लीडर। डायरेक्टिव लीडर जो है वो डायरेक्शंस देता है और मोर और लेस इट्स अ काइंड ऑफ टास्क ओरिएंटेड लीडर कि जिसके नज़दीक टास्क अचीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। तो लीडर लीडर का एक जो रोल है वो डायरेक्टिव लीडर का है कि जिसके अंदर वो डायरेक्शंस दे रहा है, एक तरह की गाइडेंस दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और डिफाइन कर रहा है पैरामीटर्स के जिसके मुताबिक उसके फॉलोअर्स ने और उसके एम्प्लॉइज़ ने काम करना है। दूसरा है सपोर्टिव लीडर। सपोर्टिव लीडर जो है वो एक तरह से एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक ऐसी कल्चर क्रिएट करता है अपने वर्क प्लेस पे या अपने फॉलोअर्स के लिए कि जिसमें वो ना सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है बल्कि उनको सपोर्ट भी दे रहा है, उनको गाइडेंस भी दे रहा है। उनको जहाँ किसी स्किल की ज़रूरत है, जहाँ कहीं किसी चीज़ को समझने में उनको या करने में मुश्किल आ रही है तो वो करके उनको दिखाता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ चलता है, उनकी सपोर्ट उनके लिए पैदा करता है। तो थोड़ा सा ये एक तरह का ऐसा लीडर है जो एम्प्लॉई ओरिएंटेड है, जो पीपल ओरिएंटेड है, टास्क को कंप्लीट करना भी चाहता है, लेकिन साथ साथ वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो एम्प्लॉयज़ के लिए या फॉलोअर्स के लिए सपोर्टिव है। यानी वो हमेशा लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होता है फॉर गाइडेंस, फॉर कंसल्टेशन, फॉर सपोर्ट। पार्टिसिपेटिव लीडर जो है, हमने पहले भी पढ़ा कि पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी डिसीजन में या किसी भी डिस्कशन में आप ओपिनियन लें अपने फॉलोअर्स की और उनकी ओपिनियन को सामने रख के तो फिर आप कोई डिसीजन पे जाएं। सो पार्टिसिपेटिव लीडर ऐसा है कि जो कंसेंसस बिल्डिंग पे बिलीव करता है, जो डिस्कशन पे बिलीव करता है, जो ओपिनियंस को हासिल करने में के ऊपर बिलीव करता है और ये अंडरस्टैंड करता है कि अगर कोई काम करना है तो हमें एक कॉमन एजेंडा डिफाइन करना पड़ेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पे सबकी ओपिनियन को पहले हासिल किया जाए, उन पे डिस्कशन की जाए और फिर किसी डिसीजन पे पहुँचा जाए। तो पार्टिसिपेटिव लीडर वो होता है जो पार्टिसिपेशन पे बिलीव करता है, डिस्कशन पे बिलीव करता है, कॉमन ग्राउंड पे बिलीव करता है, कंसेंसस बिल्डिंग पे बिलीव करता है। फिर है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर वो होता है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिसको अपने लिए भी और अपने फॉलोअर्स के लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार रहता है या लुकआउट में वो रहता है कि जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ या डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट कर सकें। ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है। इसके नज़दीक ग्रोथ होनी चाहिए। मोटिवेशन इसके लिए क्या है कि इसको चैलेंजिंग काम मिले जिसमें कोई अचीवमेंट हो, कोई ग्रोथ हो, कोई लर्निंग हो, कोई नए स्किल्स टेस्ट हो। सो अचीवमेंट ओरिएंटेड मीन्स समवन काइंड ऑफ लीडर who believes that it will be best for him and his followers to be reaching to some milestone, achieving some milestone or achieving some goal. So goals achieve करना इस किस्म के लीडर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो हमने देखा कि 4 किस्म के लीडरशिप रोल्स हैं जो इस थ्योरी के अंडर आते हैं।
हमारे पास डायरेक्टिव लीडर है, सपोर्टिव लीडर है, पार्टिसिपेटिव लीडर है और फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर है। अब पाथ गोल थ्योरी के जो है वो यहाँ पे आपके सामने एक फिगर में डिस्कस की जा रही है। ये फिगर यही बता रही है कि आपके पास जो बिहेवियर है लीडर का, उसमें हमारे पास 4 रोल्स हैं। यही रोल्स जो अभी हमने डिस्कस किए, यानी डायरेक्टिव, सपोर्टिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेटिव। इन रोल्स का आउटकम क्या है? आउटकम है इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। अब लीडरशिप जो है अगर अच्छी होगी तो जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो उसके फॉलोअर्स हैं वो भी, उनकी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, लीडर की अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, लीडर सेटिस्फाइड फील करेगा और उसके फॉलोअर्स भी सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो ये जो 4 लीडरशिप स्टाइल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, ये इनमें से कोई भी अगर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हुए अडॉप्ट किया जाए तो हाइपोथेसिस ये है, अजम्पशन ये है कि आउटकम मिलेगा और आउटकम जो होगा वो परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन की फॉर्म में होगा। लेकिन इस दौरान 2 फैक्टर्स जो हैं वो इस पूरे रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट करेंगे, और वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं? एक है एनवायरमेंटल कंटीजेंसी फैक्टर्स, यानी एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए जिसमें आप ये काम कर रहे हैं उसमें आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे। ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनली अगर आप देखें तो टास्क स्ट्रक्चर है, इस पे हमने पहले भी बात की थी कि टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, या जो हमारे हायरार्की का सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनोग्राम है हमारा, वो कहाँ पे हमें प्लेस करता है। सो टास्क स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम क्या है, और इसके अलावा वर्क ग्रुप क्या है, ये जो है ये कंटीजेंसी, एनवायरनमेंट कंटीजेंसी फैक्टर है। अगर फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम हाई होगा तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन के अचीवमेंट में हो सकता है किसी हद तक हेल्प मिले। दूसरा जो है वो सबऑर्डिनेट कंटीजेंसी फैक्टर्स हैं, यानी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, और उनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? लोकस ऑफ कंट्रोल है, एक इंटरनल है या एक्सटर्नल है, एक्सपीरियंस है और परसीव्ड एबिलिटी है कि वो क्या परसीव करते हैं कि हमारी एबिलिटी क्या है। याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में जब हम आखिरी स्लाइड्स पे डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो 2 कंडीशंस को अपने बारे में असेस करते हैं, एबल और विलिंग, कि क्या हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम ये काम मुकम्मल कर सकें, और फिर दूसरा क्वेश्चन उनकी विलिंगनेस की बेस पे होता है। तो हमने उसके अंदर 4 सिनेरियोस डिस्कस किए थे, नॉट एबल, अनएबल एंड अनविलिंग, एबल बट अनविलिंग, अनएबल बट विलिंग और एबल एंड विलिंग। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं, ये सबऑर्डिनेट्स की या फॉलोअर्स की इफेक्ट करती हैं इस ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर। सो जो भी आपका लीडरशिप स्टाइल आप अडॉप्ट करते हैं उसका बेसिक आउटकम क्या है कि आइदर यू विल बी फीलिंग सेटिस्फाइड और एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू अचीव हायर परफॉर्मेंस। ये हमारा बेसिक रिलेशनशिप यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट इसके ऊपर एनवायरनमेंट के कंटीजेंसी फैक्टर्स और सबऑर्डिनेट के कंटीजेंसी फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। जहाँ तक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट होगी, जितना सबऑर्डिनेट जो है वो ये फील करेंगे कि उनके पास ये एबिलिटी है, उनके पास ये एक्सपीरियंस है काम करने का, तो उतनी ही ये जो रिलेशनशिप है ये अच्छा डेवलप होगा, फैसिलिटेटेड होगा। इसी तरीके से अगर एनवायरनमेंट का जो सिचुएशन है वो सपोर्टिव होगी तो फिर ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप है बिटवीन द लीडरशिप स्टाइल एंड द आउटकम्स वो भी अच्छे तरीके से डेवलप होंगे और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी।
अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी व्यूज़ ऑफ लीडरशिप के कंटेम्प्रेरी व्यूज़ कौन कौन से हैं, क्या इश्यूज़ हैं या क्या व्यूज़ हैं लीडरशिप के जो नए इवॉल्विंग इश्यूज़ या व्यूज़ हैं। पहला है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, और हम देखेंगे पहले कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होती है। लीडर्स हु गाइड और मोटिवेट देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट, के ये वो लीडर्स हैं जो टास्क को या ट्रांजैक्शन को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ बैठ के तो डिस्कस करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यानी कि ये वो लीडर है कि जो गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है अपने फॉलोअर्स को किस डायरेक्शन में, ताकि गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें, और इसके लिए वो जो टास्क इन्वॉल्व हैं उनको क्लैरिफाई करते हैं, उनको और उनकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो और रोल को क्लैरिफाई करते हैं। सो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है, मोटिवेट करता है। किस लिए? ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो लीडर है वो जो टास्क इन्वॉल्व हैं या जो बीच में जो रोल्स हैं उनको क्लैरिफाई करता है, अपने फॉलोअर्स को बताता है कि क्या तुम्हारा क्या रोल है, तुमने क्या टास्क कंप्लीट करनी है, तुम्हारा क्या रोल है और तुमने क्या टास्क कंप्लीट करनी है। सो ये टास्क रिलेटेड या ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको क्लैरिफाई करता है, उनको अपने फॉलोअर्स के सामने एक्सप्लेन करता है। बट ओवरऑल आइडिया क्या है कि गाइडेंस दे सके लीडर, मोटिवेशन दे सके अपने फॉलोअर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म करता है का मतलब है कि अपने फॉलोअर्स को अपने रंग में ढाल लेता है, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उनको ट्रांसफॉर्म कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है, उनकी हैबिट्स को, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके वर्क स्टाइल को और उनके ख्यालात को अपने ख्यालात के मुताबिक कन्वर्ट कर लेता है। लीडर्स हु इंस्पायर फॉलोअर्स, कि ये इंस्पायर करते हैं, ये लीडर्स जो हैं ये अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं टू ट्रांसेंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ताकि उनके जो लीडर्स के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो डेवलप हो सकें उनमें, फॉलोअर्स में। अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो, एंड बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स। बट एट द सेम टाइम क्या करेंगे साथ साथ और किस तरह करेंगे, रोल्स एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। ट्रांसैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में जो मेजर डिफरेंस है वो इन्फ्लुएंस का है, एक लीडर का। ट्रांजैक्शनल में लीडर अपनी पर्सनालिटी से कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर रहा, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल में वो अपनी पर्सनालिटी से, अपने विजन से, अपने नॉलेज से अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है, और वो इस हद तक उसके इंस्पायर हो जाते हैं कि वो जो कहता है वो कर रहे होते हैं। और वो फिर लीडर का काम क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के लिए काम करे, और उस वक्त फिर वो साथ साथ उनके जो रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्लियर भी करता है। ट्रांजैक्शनल में और ट्रांसफॉर्मेशनल में मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर इंस्पिरेशन क्रिएट की जाती है लीडर की तरफ से, एक मोटिवेशन क्रिएट की जाती है, एक तरह से इंस्पायर किया जाता है, एक तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है अपने फॉलोअर्स को। बट मेन काम वही है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए, करवाया जाए, और उसके लिए टास्क और रोल और या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिफाई किया जाए। क्रिस्मेटिक भी इन्फ्लुएंस करना ही है, लेकिन क्रिस्मेटिक का मतलब है तिलिस्माती पर्सनालिटी, यानी एक ऐसी पर्सनालिटी के जिसको देख के हर बंदा जो है वो इंस्पायर्ड हो बहुत ज़्यादा। सो एन एंथुजियास्टिक सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर, एक ऐसा लीडर कि जो कॉन्फिडेंट है, उसका अपने खुद एतमादी बहुत हाई है, और इंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, क्रिस्मेटिक है, और whose personality and actions influence people in achieving and behaving in certain ways। कि जब वो होता है एनवायरनमेंट में, लीडर आता है, तो फिर जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, जो उसके अंडर इन्फ्लुएंस हैं, या जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो फिर जो कहता है उस तरह वो बिहेव करते हैं। अब क्रिस्मेटिक में या ट्रांसफॉर्मेशनल में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो इंस्पायर करता है, और इंस्पायर करने का मतलब ही है कि ओवर द पीरियड वो जो हैबिट्स उनसे चाहता है, जो काम चाहता है, वो करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे एक ऐसी पर्सनालिटी का डिस्कशन है जो क्रिस्मेटिक है, जो इतनी ऑरा रखती है, एक इतना अपना इर्द गिर्द एक अपना क्या कह लें कि उसको जादू रखती है पर्सनालिटी, एक तिलिस्माती पर्सनालिटी है कि जो भी के करीब आता है, उसके अंडर काम करता है, तो फिर वो जैसा कहेगा उसी तरह वो करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सही है या गलत है। Now, what are the characteristics of a charismatic leader? They have a vision। जो charismatic leaders हैं, इनका विजन होता है, इनकी सोच एक लिमिटेड सोच नहीं होती, या शॉर्ट टर्म इनका प्लान्स नहीं होते। इनका विजन, इनकी थिंकिंग बहुत वाइड होती है, ब्रॉड होती है, और दे हैव अ विजन। इनको ये क्लियर होता है इनके जहनों में कि हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने एज अ नेशन कहाँ तक जाना है, हमने क्या अचीव करना है, एंड दे आर एबल टू आर्टिकुलेट दिस विजन। और वो इस विजन को प्रैक्टिकली और जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो उनके जहन में है उसको वो प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं, और उनमें ये पावर्स होती हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो इन चीज़ों को जो उनके जहनों में है, जो उनके विजन में है, उनको आर्टिकुलेट कर सकें, उनको लफ्ज़ दे सकें, उनको वर्ड्स में कन्वर्ट एक्सप्लेन कर सकें, और उनको फिर प्रैक्टिकली करके दिखा सकें। अब इसके लिए दे आर ऑलवेज विलिंग टू टेक रिस्क, और इस चीज़ को करने के लिए, अपने विजन को अचीव करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, ये किसी भी हद तक रिस्क लेने को तैयार होते हैं। और ऐसे जो लीडर्स होते हैं ये चूँकि इनका अपना जहन बहुत क्लियर होता है कि हमने क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, तो फिर ऐसे लोग बहुत कामयाब होते हैं। अगर ऐसा कोई लीडर, क्रिस्मेटिक किस्म का लीडर जो है वो आएगा, तो फिर उसके आस पास लोग खुद ब खुद जमा होना शुरू हो जाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी को हम एक क्रिस्मेटिक लीडरशिप कह सकते हैं, कि जो भी उनसे मिलता था, दूर से उनकी आवाज़ सुनता था, रेडियो पे तकरीर उनकी सुनता था, तो एक क्रिस्मेटिक, एक तिलिस्माती पर्सनालिटी के तौर पे उनको वो नज़र आते थे, और वो थे भी। और लाखों करोड़ों लोगों ने उनका साथ दिया, उनकी लीडरशिप के अंडर आए, मे नॉट बी नोइंग कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन हैं, लेकिन जब उन्होंने उनकी पर्सनालिटी को देखा और उनके काम को देखा, तो फिर जैसे जैसे उन्होंने कहा वो करते गए। बट कायद आज़म ऑन दी अदर हैंड हैड अ क्लियर विजन। उनके जहन में था बिल्कुल क्लियर कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं,
कैसे अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए रिस्क भी थे उनकी और सब कुछ था, लेकिन यह है कि उन्होंने पाकिस्तान एज अ कंट्री अचीव करके दिखाया। जब आप करिस्मेटिक लीडर्स की बात करते हैं तो फिर इन ऐसे लीडर्स के पास लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते जाते हैं। एक मैग्नेट की तरह जो लोग हैं मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, वो इस किस्म की पर्सनालिटी होती है। दे आर सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल एंड फॉलोअर नीड्स। ये अपनी इन्वायरमेंट के मुतालिक, अपने फॉलोअर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक, अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने फॉलोअर्स की ज़रूरियात के मुतालिक और इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुतालिक दे आर वेरी क्लियर एंड दे आर सेंसिटिव टू इट। जैसे ही उनको नज़र आता है कि उनके फॉलोअर्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो आगे बढ़ते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। दे एग्जिबिट बिहेवियर दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। और इन लोगों का जो बिहेवियर होता है, ये जो करिस्मेटिक लीडर्स का होता है, ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होता है। ये मतलब कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी या नॉर्मल पर्सन आप इस वजह से नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी दे हैव अ पर्सनैलिटी कि जिसमें दे नो वेरी वेल कि किस चीज़ को कैसे टैकल करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं और लोगों को किस तरह हमने हैंडल करना है, लोगों की नीड्स क्या है। दे नो वेरी वेल अबाउट देयर एनवायरनमेंट। सो ये कोई नॉर्मल पर्सनालिटीज़ नहीं होते, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे आर समथिंग डिफरेंट। सो और इसी वजह से हर लीडर जो है वो करिस्मेटिक लीडर नहीं होता। अब आते हैं विजनरी लीडरशिप के ऊपर। अ लीडर हु क्रिएट्स एंड आर्टिकुलेट्स अ रियलिस्टिक, क्रेडिबल, अट्रैक्टिव विजन। एक ऐसा लीडर जो क्रिएट करे और आर्टिकुलेट करे, यानी ना सिर्फ ये जहन में सोचे, डिफाइन करे कि विजन क्या होगा, बल्कि उस विजन को मीनिंग भी दे, यानी उस ऐसा डिज़ाइन करे प्लान उस विजन को अचीव करने का कि जो रियलिस्टिक हो, जो क्रेडिबल हो और जो अट्रैक्टिव हो। और ऐसा विजन अगर कोई डेवलप करे कि जो प्रैक्टिकली अचीवेबल है, जो क्रेडिबल है, यानी उस पर डिपेंड किया जा सके, उसको अगर हम अचीव करें तो हमारे सारे गोल्स जो हैं वो अचीव होते हुए नज़र आए, और दैट इम्प्रूव्स अपॉन द प्रेजेंट सिचुएशन। और जो करंट जो हमारी हालात हैं उनमें बेहतरी ला सके, उनमें इम्प्रूवमेंट ला सके फ्यूचर में जाके, तो हम कहेंगे ऐसा लीडर जो है वो विजनरी लीडरशिप है। तो विजनरी लीडरशिप क्या है? अ लीडर हु कैन डेवलप अ विजन और आर्टिकुलेट अ विजन which is credible, which is attainable, and which is attractive, and which can improve the current situation or current condition if the vision is achieved। तो अगर हम उस विजन को अचीव कर लें तो ये क्लियरली नज़र आता हो कि हमारी जो करंट कंडीशन है, जो करंट सिचुएशन है, वो इम्प्रूव हो जाएगी, तो हम ये कहते हैं कि जो विजन लीडरशिप है वो विजनरी लीडरशिप है। Visionary leaders have the ability to explain the vision to others। ये अपना विजन दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि उनके जहनों में होता है, बल्कि उनको प्रैक्टिकली पता होता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। So they can discuss clearly because they are themselves very clear about their vision। They don't express the visions just verbally but through behavior। वो ना सिर्फ वर्ड्स के थ्रू लोगों को बताते हैं, बल्कि उस विजन को अडॉप्ट करके भी दिखाते हैं, उस विजन को अपने अंदर करके भी दिखाते हैं। हम मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी को तो मैं जहन में नहीं अभी ला सकता, लेकिन हमारे नज़दीक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पर्सनालिटी है कि जिन्होंने जो कुछ सहाबा इकराम, ये लोग और खुलफाए राशिदीन, ये सब लोग जो हैं, इनके मुतालिक यही कहा जाता है कि वो जैसे जो कहते थे वैसे वो थे।
ये वो पर्सनालिटीज़ हैं कि जिनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। नो ऑर्डिनरी पीपल पर्सन इन द वर्ल्ड कैन मैच दैम। बट हमें एक सबक मिलता है कि वो लोग जो थे, जो लोग वो बातें कहते थे, वही बातें उनके जो अमल में नज़र आती थी, किरदार में नज़र आती थी। तो अगर ऐसा कोई लीडर है कि जो वो कहता है, जो वो कह रहा है वो करके भी दिखाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लीडर ऐसा होगा कि फिर उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो ना करें। एक्सटेंड और अप्लाई द विजन टू डिफरेंट लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट, और फिर वो अपने विजन को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट लीडरशिप की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो आगे चल के उसमें और वुसअत पैदा करते हैं। जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं वैसे वैसे हर सिचुएशन के मुताबिक उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, वो उस विजन को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। एक विजनरी लीडर जो होता है, जैसे हमने कहा कि वो एक ऐसा विजन लेके आता है, उसके पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक वैसा विजन होता है जो क्रेडिबल होता है, जो अटेनेबल होता है, जो स्पेसिफिक होता है, और ये नज़र आ रहा होता है फॉलोअर्स को कि अगर हम इस विजन को अचीव कर पाएंगे तो फिर हमारी जो करंट स्टेट ऑफ कंडीशन है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। उसके बाद है टीम लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। टीम लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैविंग पेशेंस टू शेयर इंफॉर्मेशन। ऐसा लीडर जो टीम को लीड कर रहा होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैविंग पेशेंस टू शेयर इंफॉर्मेशन, उसके अंदर ये एक ज़बत होती है, एक तहम्मुल का फैक्टर होता है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, अपने मुतालिक भी इंफॉर्मेशन अगर उसको आ रही है तो उसको भी तहम्मुल से सुनता है, और दूसरों को भी अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, बतानी है, कन्वे करनी है तो भी तहम्मुल के साथ करेगा। दे आर एबल टू ट्रस्ट अदर्स एंड टू गिव अप अथॉरिटी। वो दूसरों को पे ट्रस्ट करना उनको आता है, और अपनी पावर्स अगर उनको डेलीगेट करनी पड़े तो उसमें वो पीछे नहीं हटते और अपनी पावर्स डेलीगेट करते हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस वक्त हमें टीम को चलते रहना देना चाहिए और कब हमें एज अ लीडर इंटरवीन करने की ज़रूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी भी वो मेंटेन रखते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स भी देते हैं, और दे आर वेरी मच क्लियर कि किस वक्त इंटरवेंशन की ज़रूरत है और किस वक्त जो है इंटरवीन किए बगैर काम चल सकता है। टीम लीडर्स का काम क्या है? व्हाट इज़ देयर जॉब? मैनेजिंग द टीम्स एक्सटर्नल बाउंड्री, यानी जो टीम है, जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स है जो काम कर रहे हैं, उनकी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक उनकी बाउंड्री डिफाइन करना कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है उनका, किस हद तक वो क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उस टीम के, उस टीम ने क्या काम और कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। फैसिलिटेट द टीम प्रोसेस, टीम के जो प्रोसेसेस हैं उनको फैसिलिटेट करता है। दे एक्ट एज अ कोचिंग पर्सन, कोच करता है, फैसिलिटेट करता है टीम लीडर। हैंडल करता है, कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम आ गया है तो उसको हैंडल करता है। टीम की परफॉर्मेंस को और अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है। ट्रेनिंग देता है अपने टीम के लोगों को और उनसे कम्युनिकेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ 4-5-6 पॉइंट्स हैं कि टीम लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हमने कहा कि कोचिंग करता है। कोचिंग का मतलब क्या है कि वो करके दिखाता है। जो कोच होता है वो जैसे क्रिकेट में मैंने एक ज़माने पहले कहीं भी कोच का जिक्र किया था कि क्रिकेट टीम में कोच का काम ना सिर्फ गाइड करना है बल्कि बैटिंग करके भी थोड़ा सा दिखाना है कि इस तरह इस बॉल को इस तरह खेला जाना चाहिए। सो कोचिंग का मतलब है कि वो करके भी दिखाए, फिर वो फैसिलिटेट करे। उसका काम है लोग रिसोर्सेज की या इससे रिलेटेड कोई और इशू को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको फैसिलिटेट करना, और ट्रेनिंग देना, कम्युनिकेशन करना अपने टीम के मेंबर्स के साथ। कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है तो उसको हैंडल करना, अपनी और अपनी टीम की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना कि ये देखना कि काम जो है वो सही तौर पे हो रहा है या नहीं। यही कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे स्लाइड पे नज़र आ रही हैं कि टीम लीडर जो होता है
उसके स्पेसिफिक रोल्स क्या हैं। कोच का है कि वो जो भी काम है उसको करके दिखाए ताकि बाकियों को समझ आ जाए और बाकी फिर उसको फॉलो कर सकें। एज अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर है, यानी ऐसा मैनेजर जो कि कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सिचुएशंस में चीज़ों को हैंडल करे। लाइजॉन करे बाहर की इन्वायरमेंट से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एक्सटर्नल हैं, सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है लाइजॉन करे, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे, और ट्रबल शूटर है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ट्रबल शूट करे। अब हम ये देखने लगे हैं कि व्हाट आर द लीडरशिप इश्यूज इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में हमें कौन से लीडरशिप इश्यूज इवॉल्व होते हुए नजर आए। मैनेजिंग पावर, सबसे पहला है कि पावर को कैसे मैनेज किया जाए। सो उसमें सबसे पहले है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का मतलब है द पावर एज अ लीडर, अ पावर a leader has as a result of his or her position। legitimate का मतलब है सही, दुरुस्त पावर, और हकदार, तो इसका मतलब है ये वो पावर है जो किसी को उसकी डेजिग्नेशन की वजह से, उसको उसकी जॉब में रोल की वजह से मिले। सो अगर कोई सुपीरियर मैनेजर है, कोई टॉप मैनेजर है, तो उसके पास एक अथॉरिटी होगी और वो उसकी उस डेजिग्नेशन की वजह से होगी। सो उसके पास अगर हायरिंग और फायरिंग की कोई पावर है, लोगों को हायर करने की या जॉब से निकालने की या कुछ प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल देने की, तो वो उसको उसकी डेजिग्नेशन की वजह से मिली है और वो उसकी जायज़ पावर है, लेजिटिमेट पावर है, वो उसका हकदार है। कोएर्सिव पावर क्या है? द पावर अ लीडर हैज़ टू पनिश और कंट्रोल। कोएर्सिव का मतलब है सज़ा या जज़ा देने की पावर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो किसी को पनिश करे या किसी को ऊपर कोई मॉनिटरिंग करे, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल्स अप्लाई करे, तो इस चीज़ की पावर कोएर्सिव पावर कहलाती है। रिवॉर्ड पावर क्लियर है, द पावर टू गिव पॉजिटिव बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने अंडर काम करने वालों को जो है रिवॉर्ड देने की जो पावर है, उनको जो रिवॉर्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर जो है वो रिवॉर्ड पावर कहलाती है। तो हमारे पास वी हैव टिल नाउ डिस्कस लेजिटिमेट पावर, जो उसकी पोजीशन या जॉब की वजह से उसको मिल रही है। कोएर्सिव पावर, द पावर टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग परफॉर्मेंस एंड मे बी दैट रिजल्ट इन punishment or control, and the power of giving rewards to others or employees, that is called the reward power. Expert power, जो एक्सपर्ट पावर होती है ये उस लीडर के अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस की वजह से होती है। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लीडर कैन exert as a result of his or her knowledge, expertise or skill, that is called expert power। यानी एक ऐसी पावर जो किसी के पास उस वक़्त होती है जब उसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो और स्किल्स हो, और फिर ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है उसके फॉलोअर्स को, और उसके फॉलोअर्स कहते हैं नहीं ये हमारा जो लीडर है ये बड़ा एक्सपर्ट बंदा है, इसका बड़ा एक्सपीरियंस है, ही नोज इट, ही नोज हिज वर्क, इसने इतने साल काम किया है, ये चीज़ इसको पता है। सो दे गेट इन्फ्लुएंस बाय इट। सो जो एक्सपर्ट पावर है ये एक्सपीरियंस की वजह से, एक्सपर्टीज़ की वजह से एक मैनेजर के पास आ जाती है। रेफरेंट पावर क्या है? द पावर ऑफ अ लीडर दैट अराइज बिकॉज of a person desirable resources or admired personal traits। referent means over here के ये उस वक्त डेवलप होती है कि जब जो फॉलोअर्स हैं वो उसमें कुछ डिज़ायर्ड ट्रेट्स देखते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए लीडर के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेटर होना ज़रूरी है। सो जो रिक्वायर्ड पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं अगर वो किसी के अंदर होंगे तो हम कहेंगे कि इस लीडर के पास रेफरेंट पावर है। सो द पावर ऑफ अ लीडर दैट अराइज बिकॉज of a person's desirable resources or admired personality traits
कि जिन रिसोर्सेज को, जिन ट्रेड्स को लोग पसंद करते हैं कि लीडर में होनी चाहिए और वो उस लीडर के पास हो, तो फिर हम कहते हैं द लीडर हैज़ दी रेफरेंट पावर। सो हमने 5 पावर्स यहाँ पे देख ली हमने, और अभी जो हमने 2 देखी, दीज आर द एक्सपर्ट पावर एंड दी रेफरेंट पावर। अब डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और दैट इज़ द चैप्टर नंबर 17, जो इस लेक्चर में और उसके बाद लास्ट लेक्चर जो 32 है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने 3 जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं मैनेजमेंट के, जो फंक्शंस हैं मैनेजर के, वो आपने कवर कर लिए। फंक्शनल एरियाज़ वो कौन कौन से हैं, हमने प्लानिंग को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड चैप्टर्स जो बुक में हैं वो कंप्लीट किए। उसके बाद हमने जो ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपकी बुक के, वो हमने कंप्लीट किए। और जब आप बुक देखेंगे तो उसमें इसी तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। इसके अलावा इस पूरे कोर्स में हमने कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी डिस्कस किए और वो भी बीच में आपने डिफरेंट चैप्टर्स को देखा। और उसके बाद हमने लीडरशिप के ऊपर जो आपकी बुक के अंदर एक चैप्टर है 16 वो कवर किया। अब हम जो है कंट्रोलिंग के ऊपर जो आपकी बुक के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, उसको कवर कर रहे हैं। और इसके साथ फिर जैसे ही ये चैप्टर अगले लेक्चर में ख़त्म होगा, इस कोर्स का जो ओवरऑल नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और इस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी और आप जो है इस कोर्स के तमाम जो बेसिक एरियाज़ हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, उनसे वाकिफ़ हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट चैप्टर। द लास्ट चैप्टर फॉर दिस कोर्स इज चैप्टर नंबर 17 और दैट इज़ अबाउट कंट्रोलिंग के। कंट्रोलिंग क्या है? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कंट्रोल क्या होता है और कंट्रोलिंग और कंट्रोल क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कंट्रोलिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट दे आर बीइंग अकम्प्लिश्ड एज प्लान्ड एंड ऑफ करेक्टिंग एनी सिग्निफिकेंट डेविएशंस। यानी जो एक्टिविटीज़ एज अ मैनेजर हमारे अंडर जो भी लोग जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनको ऑब्ज़र्व करना, उनको देखते रहना, ताकि ये चीज़ हम इंश्योर करें कि जो काम उनको कहा गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने आगे उनको दी हुई हैं, जो टास्क उनको कंप्लीट करने के लिए कही हैं, वो काम वो बिल्कुल सही तरीके से करें। और अगर कोई डेविएशन उसमें आए तो उन डेविएशंस को, यानी जिस तरह होना चाहिए था काम, अगर उस तरह नहीं हो रहा तो फिर उस चीज़ को ठीक किया जाए, उस प्रॉब्लम को करेक्ट किया जाए। ये एक प्रोसेस का नाम है। इसमें जब भी आप किसी चीज़ को प्रोसेस कहते हैं तो उसका मतलब है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेजेस या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। प्रोसेस है कंट्रोलिंग और इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। इसी वजह से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हमेशा इकट्ठा आता है और मॉनिटरिंग के बगैर कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। हमें मॉनिटरिंग करनी है और मॉनिटरिंग क्या है कि एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाए, मॉनिटर किया जाए। और किस लिए? ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो एक्टिविटीज़ हमने जैसे प्लान की थी वैसे ही हो रही हैं, और अगर कहीं कोई डेविएशन आ रही है, जैसा काम कहा गया था वैसा नहीं हो रहा, तो फिर और डेविएशन हो रही है, फ़र्क आ रहा है, तो फिर उन चीज़ों को ठीक किया जा सके, उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को रेक्टिफाई किया जा सके, करेक्शन की जा सके, करेक्टिव मैकेनिज़म्स हम एम्प्लॉय करें और ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकें। अब कंट्रोल का पर्पस फिर क्या हुआ? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंट्रोल? द पर्पस ऑफ कंट्रोल इज़ टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन वेज that lead to accomplishment of organizational goals। के जो एक्टिविटीज़ हैं ये इंश्योर किया जा सके कि एक्टिविटीज़ उसी तरह कंप्लीट हों जैसे कि प्लान किया गया था, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं
वो अचीव हो सकें। ये पर्पस होता है। पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक गोल्स अचीव हों, लेकिन कैसे? जैसे प्लान किया गया था वैसे। सो प्लानिंग के मुताबिक अगर हम चल रहे हैं फिर कोई डेविएशन नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग से हट रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़ या आपके सबॉर्डिनेट्स, तो आपके एज अ मैनेजर आपका ये रिक्वायरमेंट है या आपके जॉब का एक कंपोनेंट है एज अ मैनेजर कि आपको फौरी तौर पे ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि ये जो डेविएशन है ये ना हो। प्लानिंग के मुताबिक जब तक चीज़ें चल रही हैं तो नॉर्मल है, अगर प्लानिंग से वो चीज़ें हट रही हैं तो अब नॉर्मेलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब सवाल ये है कि वाई इज़ कंट्रोल इम्पॉर्टेंट? कंट्रोल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों हर वक्त हमें एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है और ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि काम उसी तरह हो जैसे प्लान किया गया था? So number one is as it is important as the final link in the management function, और मैनेजमेंट के फंक्शंस में ये एक फाइनल लिंक है, एक इम्पॉर्टेंट फाइनल लिंक है। और लिंक में कौन कौन से 4 चीज़ें आती हैं? प्लानिंग है जहाँ पे और बाकी चीज़ें, और यहाँ पे भी कंट्रोल्स काम कर रहे होते हैं। तो प्लानिंग में कंट्रोल्स क्या हैं? प्लानिंग के दौरान कंट्रोल्स लेट मैनेजर्स नो वेदर देयर गोल्स एंड प्लान्स आर ऑन टारगेट एंड व्हाट फ्यूचर एक्शंस टू टेक। प्लानिंग में किस तरह हेल्प करते हैं? प्लानिंग में अगर आप फर्दर प्लानिंग करनी है तो आपको ये बताते रहते हैं कि जो चीज़ आपने प्लान की थी वो उसी तरह अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपके जो टारगेट्स हैं वो आपने जो प्लान किया था दैट इज़ ऑन टारगेट और नॉट। और अगर उसमें कोई डिले आ रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन चीज़ों को हम रेक्टिफाई कर सकें। Empowering employees. Control systems provide managers with the information and feedback on employee performance. Controlling से हमें एक और information क्या मिलती है? We get information about employees performance. हम constantly update रहते हैं कि employee को क्या काम कहा गया था, उसने वो काम सही तौर पे या तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, ये information भी हमें मिलती रहती है। उसके बाद अगली क्या है इसमें और कंट्रोलिंग कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है? प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस। कंट्रोलिंग इनहेंस द फिजिकल सिक्योरिटी एंड हेल्प मिनिमाइज वर्क प्लेस डिस्ट्रप्शंस। अगर कंट्रोल्स होंगे, हर एक को पता होगा कि काम करने का सही तरीका क्या है। अगर हम एक ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं कि जिसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको जो है जो हैट है वो पहननी है, जो इंजीनियरिंग कैप है, हैट है वो पहननी है, आपको ग्लासेस पहनने हैं ताकि कोई चीज़ आँख में ना जाए और ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरे तो आपके सर पे चोट ना आए, ग्लव्स पहनने हैं, आपने रबड़ बूट्स पहनने हैं ताकि कोई शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जो है या कोई चीज़ पैर में ना चुभ जाए। अभी अगर रिक्वायरमेंट्स हैं और इसको फॉलो किया जा रहा है, इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तब फिज़िकल प्लेस, वर्क प्लेस पे कोई डिफरेंट डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगी। लेकिन अगर कंट्रोल्स इन प्लेस नहीं है तो फिर एक्सीडेंट्स के भी चांसेस हैं, डिस्ट्रप्शंस भी हो सकती हैं, डिलेज भी आ सकते हैं। सो कंट्रोलिंग जो है वो फिज़िकली वर्क प्लेस को मेंटेन रखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम प्लानिंग का जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो लिंक है वो हम देख रहे हैं कि प्लानिंग क्या था। प्लानिंग में हमने बात की गोल्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, स्ट्रैटेजीज़ की और प्लान्स की। सो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? गोल्स डिफाइन करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ डिफाइन करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। अब उन स्ट्रैटेजीज़ को, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन प्लान्स को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो हमें ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, टीम्स बनानी पड़ती हैं, लोग बनाने पड़ते हैं, लोग हायर करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, जॉब्स, टास्क, जॉब डिस्क्रिप्शंस, टास्क और ये सब, और हु विल बी रिपोर्टिंग हुम, लोकस अपना चेन ऑफ कमांड क्या होगी, स्पैन क्या होगा, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आ रही हैं। इसके अलावा हमें ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट भी करनी होगी। अब ये उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन प्लान्स को, उन स्ट्रैटेजीज़ को
जिसको हमने प्लानिंग के स्टेज में हमने डिफाइन किया था, उनको अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। तो हमने रिसोर्सेज को यानी ह्यूमन लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज को, मशीनरी को, इक्विपमेंट को, उनको स्ट्रक्चर्स में डेवलप किया और हमने कहा कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होगा, वो स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। और स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स को, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, उसको भी हमने मैनेज करना है और उसके लिए हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा। जब हम अपने रिसोर्स को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर बात आती है लीडरशिप की। और लीडिंग में हमने ये डिसाइड करना है, ये ऐसे मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करने हैं कि हमारे जो वर्क फोर्स है वो मोटिवेटेड रहे, हमें एज अ लीडर आगे बढ़ के दिखाना है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव्ड होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए, राइट होने चाहिए, और हमारा इंडिविजुअल और ग्रुप का जो बिहेवियर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनली जब हम कंट्रोलिंग में आते हैं, तो कंट्रोलिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? देखें, कंट्रोलिंग में सबसे पहले तो कोई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर आप कहते हैं किसी को कि भाई तुम्हारा काम अच्छा नहीं है या तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई ऐसा बेंचमार्क, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जिसके अगेंस्ट आप उसको ये बात कह सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक स्टैंडर्ड है कि जी पर वीक 40 आवर्स जो हैं वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, 5 डेज़ वर्क वीक है और हर वर्क डे में 8 घंटे काम करना है, तो 40 आवर्स मिनिमम आपने कंप्लीट करने हैं। सो ये एक स्टैंडर्ड है जो आपने डिफाइन कर दिया। हाँ, अब अगर कोई 40 आवर्स से कम आ रहा है और आप उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फिर आप उसको ज़रूर बुला के ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो तुम्हें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 40 आवर्स रिक्वायरमेंट है और तुम ऐसा नहीं कर रहे। सो स्टैंडर्ड्स होना सबसे पहले मस्ट है। एक ऐसा स्केल होना मस्ट है जिसके अगेंस्ट आप किसी को मॉनिटर कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को जो है मॉनिटर कर सकें, डिसाइड कर सकें। फिर आपने मेजरमेंट्स लेनी है। सिर्फ स्टैंडर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं होता, आपके पास रिकॉर्ड होना भी ज़रूरी है, डेटा भी होना ज़रूरी है, मेजरमेंट्स भी आपके पास होनी है। और आप फिर उसको ये कह सकें कि देखो भाई तुम इस हफ्ते में फ़लाँ दिन लेट आए ऑफिस में, क्यों? क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ऑफिस में 9 बजे हर हालत में होना है और तुम 9:30 पे आए, एक दिन तुम 10 बजे आए, एक दिन तुम 10:30 पे आए। तो ये मेजरमेंट्स होना, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। फिर हमें उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कुछ डेटा कलेक्ट करना, मेजर करना भी होना चाहिए। जब आपके स्टैंडर्ड्स इन प्लेस होंगे और आपने एक्चुअल करंट डेटा भी कलेक्ट कर लिया होगा, तो फिर अब आप कंपैरिजन में जा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट एक्चुअल डेटा को। जो आपने मेजरमेंट्स ली हैं, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उस इंडिविजुअल के मुतालिक, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। और कंपैरिजन किसके बीच में होता है? स्टैंडर्ड्स के और एक्चुअल डेटा के बीच में। और फिर ऑब्वियसली इसके फिर आपके पास 2 आउटकम होंगे, या तो स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा रहा होगा या स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया जा रहा। अगर तो स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा रहा है फिर तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया जा रहा, तो मैनेजर का ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फौरी तौर पे करेक्टिव एक्शन ले, ताकि ये जो डेविएशन है बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड मेजरमेंट्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये ख़त्म हो जाए और एक इक्विटी क्रिएट हो इन टर्म्स ऑफ, एक बैलेंस क्रिएट हो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड, और जो गैप है वो ना हो, पैरिटी आ जाए। हम टेक्निकल वर्ड में, फॉर मी इट्स पैरिटी। पैरिटी का मतलब है कि बेंचमार्क में और या स्टैंडर्ड में और जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें बराबरी हो, ना पॉजिटिव गैप हो ना नेगेटिव। अगर पॉजिटिव गैप हो तो अच्छी बात है, स्टैंडर्ड से बढ़ के काम करें, बट नेगेटिव गैप नहीं होना चाहिए। कम से कम रिक्वायरमेंट ये है कि बराबरी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड्स रिक्वायर कर रहे हैं और जो करंट सिचुएशन है वो बराबर होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल प्रोसेस क्या चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल स्टार्ट्स विद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप क्या करते हैं? मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स, जो आपने स्टैंडर्ड्स सिलेक्ट किए हुए हैं उनके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं।
एंड देन टेकिंग एक्शन टू करेक्ट डेविएशंस और इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स। आपको फिर अगर आपको कोई डेविएशन नज़र आती है तो फिर आप उस डेविएशन को ख़त्म करने के लिए एक्शन लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो करंट परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। जो कंट्रोल प्रोसेस है वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। स्टेप 1 क्या है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, दैट इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स, ये स्टेप नंबर 2 है। और स्टेप नंबर 3 क्या है? टेकिंग मैनेजरियल एक्शन। स्टेप 1 में हमने डेटा कलेक्ट किया, एक्चुअल सिनेरियो की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। स्टेप 2 में हमने उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, और स्टेप 3 में हमने जो है वो करेक्टिव एक्शन लिया, मैनेजरियल एक्शन लिया। अगर हमें डेविएशन नज़र आएगी, गैप नज़र आएगा, नेगेटिव गैप नज़र आएगा, यानी स्टैंडर्ड्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बट परफॉर्मेंस उससे कम है, तो दैट इज़ अ नेगेटिव गैप, तो फौरी तौर पे मैनेजर को एक्शन लेने की ज़रूरत है और इन डेविएशंस को रिमूव करने की ज़रूरत है। मेजरिंग हाउ एंड व्हाट वी मेजर, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे मेजर किया जाएगा? पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैनेजर जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता है, यानी ओवरऑल मीन रिक्वायरमेंट ये है, और जितने डेज उसने काम किया उसकी एवरेज लेके देखे कि क्या एवरेज जो वर्क आवर्स हैं इसके वो रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं या नहीं। ओरल रिपोर्ट्स ले सकता है, वर्बली कम बातचीत करके उनसे बातचीत के थ्रू उनके रिस्पॉन्सेज मालूम कर सकता है, या रिटन रिपोर्ट्स भी ले सकता है। मैनेजर जो है वो उनको कहे कि आप अब डेली बताएं कि आपने क्या काम किया है, दैट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट का मतलब है कि हम जो है कंट्रोल क्राइटेरिया हमारे नज़दीक क्या होगा? एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन, टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, ये हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व करके तो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। बजट्स को कंट्रोल किया जाता है कि यानी कि हम अगर मैकेनिज़म्स की बात करें तो वो तो अभी हम आगे भी चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन हम क्या कंट्रोल करना चाहते हैं? हम चाहते हैं एब्सेंटिज्म जो है वो लो हो, टर्नओवर कम हो, सेटिस्फैक्शन बढ़े। कॉस्ट से रिलेटेड हमारे क्या प्लान्स होते हैं, कंट्रोलिंग के क्या रीजंस होती हैं ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, बजट से ज़्यादा खर्च ना करें और हमारी आउटपुट बढ़े, हमारी सेल्स बढ़ें। ये हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं और करते हैं। फाइनली लास्ट थिंग विच इज़ अवेलेबल ऑन द स्लाइड इज़ अबाउट द सेम थिंग, इट डिस्कसेस व्हाट आर द एडवांटेजेस। पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है नॉलेज हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन जो है फ़िल्टर्ड नहीं होती, हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी हमें मिल रही होती है और सारी एक्टिविटीज़ को वो कवर कर रही होती है। ड्रॉबैक्स क्या हैं? कई दफ़ा अब मैनेजर का अपना बायस आ जाता है, वो अपने जहन में खाका बना के तो दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और ये काम फॉर एग्ज़ाम्पल वो जिसे में सोच रहा होता है कि ये काम कर ही नहीं सकता, ये हमेशा गलत काम करता है, तो फिर वो जो भी ऑब्ज़र्व कर रहा है उसमें उसको गलतियाँ नज़र आएंगी। टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक को ऑब्ज़र्व करना बड़ा मुश्किल काम है और ऑब्ट्रसिव है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, टाइम टेकिंग है, पर्सनल बायसेस हैं। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स का क्या एडवांटेजेस हैं? इजी टू यूज़ हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, विजुलाइज करना आसान है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स नज़र आते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देती है आपको, जिस चीज़ के मतलब आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है सिर्फ और टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई किया है वो चीज़ आपको क्लियर सिर्फ होगी। ये ऐसे फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है जो सब्जेक्टिव हों, जिनको मेजर करना पॉसिबल ना हो, जैसे मोटिवेशन। अब मोटिवेशन हो गया, अब मोटिवेशन किस चीज़ से क्वांटिफाई होती है, पहले उनको डिफ़ाइन किया जाए, फिर उनको क्वांटिफाई किया जाए, फिर आप जाके कभी डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड है, ये मोटिवेटेड है या नहीं है। ओरल रिपोर्ट्स के एडवांटेजेस क्या हैं? इट्स अ फास्टर वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन बट एंड इट अलॉज फॉर वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक। आपको उसकी बॉडी मूवमेंट से, जेस्चर से इंफॉर्मेशन भी मिलती है, पॉजिटिव फीडबैक, पता चलता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वगैरह।
ड्रॉबैक क्या है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो फिल्टर्ड होती है, यानी वो जो बात कह रहा है बस वही आप तक पहुंच रही है, जो बात वो नहीं बताना चाह रहा वो आप तक नहीं पहुंच रही। और इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर बात है वर्बल होती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती। रिटन रिपोर्ट्स का ऑन द अदर हैंड एडवांटेज क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, डिटेल्ड होती हैं, फॉर्मल होती हैं, इनके अगेंस्ट आप एक्शन भी ले सकते हैं और जब कभी आपको ज़रूरत पड़े आप इनको रेफ़र कर सकते हैं और इनको डिस्कस कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है, टेक मोर टाइम टू प्रिपेयर, ऐसी रिपोर्ट्स को बनाने में और उनको डेवलप करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी कंक्लूड आवर लेक्चर नंबर 31। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 की कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें कुछ अर्ली थ्योरीज ऑफ लीडरशिप थी और कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ द 21st सेंचुरी थे उनको रिगार्डिंग लीडरशिप, उनको डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में आज के हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कंट्रोलिंग के मुतालिक देखा कि कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का फ़ायदा क्या है, कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है। और अभी हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो ये थे कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से होते हैं, जहाँ से एक मैनेजर जो है वो को इंफॉर्मेशन के को कलेक्ट करता है और उनके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स क्या हैं। I hope you've been able to understand today's lecture quite well. Till the next time, from me, it's Allah Hafiz.